तारीख 22 अप्रैल। हर साल इस तारीख पे वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, पर जब मैं स्कूल में था तब ये तारीख मुझे उतना एक्साइट नहीं करता था, वैसे आज भी नहीं करता। लेकिन इससे ज्यादा एक्साइटमेंट और इंतजार मुझे इससे 10 दिन बाद होने वाले तारीख की होती थी। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हें भी होती होगी। कारण गर्मी छुट्टी। हाय स्कूल डेज, आई रियली मिस इट। मगर इस साल तो बच्चों को इतना भी इंतजार नहीं करना पड़ा। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने तो 25 अप्रैल से ही समर वेकेशन डिक्लेयर कर दिया है। शिट, बच्चा ना रहने का एक और अफसोस। कारण द नेशनल इमरजेंसी यानी कि हीट वेव। एक टाइम था जब कहते थे गर्मियां आएंगी, गर्मियां लाएंगी और चली जाएंगी, मगर कुछ सालों से ये सिलसिला बिल्कुल ही अलग हो चुका है। अब गर्मियां आती तो हैं, मगर सिर्फ गर्मियां नहीं बल्कि साथ ही हीट वेव्स भी लाती हैं। और ऐसा मैं नहीं बल्कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD कहती है। भैया हर साल समर आता नहीं है कि ये लोग हीट अलर्ट देना शुरू कर देते हैं, और इस साल तो ये फरवरी से ही शुरू हो गए थे। अब मुझे पता है कि तुम तब से वीडियो में हाँ में हाँ मिला रहे हो, लेकिन तुम्हें घंटा नहीं पता है कि हीट वेव्स क्या होता है। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो देखो सिंपल भाषा में बोले तो हीट वेव्स को लू कहते हैं, यानी कि गर्म हवा की लहरें। लेकिन ये डिक्लेयर कब की जाती है तो इसका कोई क्रिस्प डेफिनेशन नहीं। IMD की माने तो हीट वेव्स की डेफिनेशन रीजन के फिजियोग्राफी के हिसाब से चेंज होती है। जैसे कि प्लेन्स में अगर नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री और हिली एरियाज पे 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, तब हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी ज्यादा नहीं हो गया ऐसा तुम्हें लगता है? तो भाई 252 इस नंबर से रूबरू हो जाओ। और मैं बता दूं कि IPL में बने किसी टीम का स्कोर नहीं है बल्कि आंकड़ा है। आंकड़ा है इतिहास में सबसे हॉटेस्ट रिकॉर्ड किए गए साल में सिर्फ भारत में हीट वेव से मरने वाले लोगों का। गेस करो जरा वो हॉटेस्ट साल कौन सा था? 2023। सही सुना। लेकिन अब सुनो, ये प्रेडिक्ट किया गया है कि जल्द ही ये हॉटेस्ट ईयर का खिताब 2024 का नाम होने वाला है। और इतना ही नहीं, आने वाले लगभग सारे साल इस खिताब के भागीदारी हैं। हीट वेव से होने वाली प्रॉब्लम जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी है नहीं। एक्सपर्ट्स की माने तो गर्मी हमारे देश को महंगी पड़ती है। सही सुना तुम। कैसे? तो देखो, हमारे देश में आज भी 75% लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि लेबरर्स, फार्मर्स या स्ट्रीट वेंडर्स। यानी कि देश की इकोनॉमी का ज्यादातर भार इनके ही ऊपर है। सटीक रूप से लगभग 50% का GDP ग्रोथ शेयर। हम सब तो गर्मियों में आराम से अपने घर के 4 दीवारी में सोते रहते हैं, लेकिन असली गर्मी का सामना इन लोगों को ही करना पड़ता है। तपती गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी में लगभग 5 से 10% की गिरावट देखने को मिलती है, जिसका नतीजा होता है लेबर आवर्स में गिरावट। मैकेंजी की इस रिपोर्ट की माने तो साल 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस के कारण हमारे GDP का 2.5 से 4.5% हिस्सा रिस्क पे है, यानी कि 150 से 250 बिलियन डॉलर्स का लॉस। इतना पैसा सुन के तो मैं ऐसे ही मर जाऊं। और इतना ही नहीं, अगर वाकई हीट वेव्स की सीरियसनेस समझनी है तो WHO के इस डेटा को देखो, जहां ये रिपोर्ट किया गया है कि 1998 से 2017 के बीच में सिर्फ हीट वेव्स की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 1,66,000 की है, जिसमें से सबसे ज्यादा घातक साल अगर कोई था तो वो था साल 2015, जिसने पूरे दुनिया भर में लगभग 175 मिलियन लोगों को अपना शिकार बनाया, व्हिच इज क्रेजी। साथ ही इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 के बाद से ये एस्टिमेट किया गया है कि हर साल लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत सिर्फ क्लाइमेटिक चेंज से होने वाली डिजीज से होंगी, इंक्लूडिंग हीट वेव। लेकिन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगली जानवर, पक्षी और मछलियां भी इस घातक हीट वेव्स का शिकार हो चुके हैं, और कई बार तो इन्हें मास में मरते देखा गया। जैसे कि इस वीडियो को देखो, जहां पे हजारों की संख्या में मछलियों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ हीट वेव्स के कारण। साइंटिस्ट के मुताबिक एक्सट्रीम गर्मी की वजह से पानी में मिले ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये मास किलिंग देखने को मिला, और कई सालों से ये नजारा काफी कॉमन हो चुका है। या फिर र्यूटर्स के इस आर्टिकल को देखो, जहां ये रिपोर्ट किया गया दैट हंड्रेड्स ऑफ कैटल लॉस्ट देयर लाइफ जस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन सवाल तो आ ही रहा होगा मन में कि ये नेचर ने एकदम से रुख कैसे बदल दिया? आखिर क्या कारण है कि अचानक से इतनी गर्मी पड़ने लग गई? तो बेटा अचानक नहीं पड़ी है, और इतना भोला मत बनो, क्योंकि इसका कारण तुम ही हो। आज के टाइम पे क्लाइमेटिक चेंज का होना एक नेचुरल फिनोमेना नहीं बल्कि एक मैन मेड क्रिएशन है। ये धरती हमारी माता है और हम सब माता, मेरा मतलब कि हम सब इंसान इसके बहुत ही बिगड़े बच्चे। 18th सेंचुरी के बाद से देखे तो इंसानों ने आज कितना ज्यादा विकास कर लिया है। 200 सालों पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम इतना कुछ अचीव कर जाएंगे। टेक्नोलॉजी, मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब भाई हर मामले में हम आज कई ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। वाओ, क्लैप फॉर योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट क्लैप। बट आस्क द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट व्हाट कॉस्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास ऐसा करो कि भैया पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हम इंसान अपने विकास के ढोंग में इतना ज्यादा मशगूल हो चुके हैं कि हम पर्यावरण के नुकसान के बारे में सोचना तो छोड़ो, लगभग भूल से ही गए कि पर्यावरण नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। आज पर्यावरण में अगर इतनी गर्मी बढ़ रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन एमिशन, इन सब के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसे सॉल्व करने के लिए शायद ही कुछ किया। शायद छोड़ो, एक्चुअली कुछ नहीं किया। रिपोर्ट्स की माने तो डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग की एक सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये तो पता है ना तुम्हें?
यार इतना जाहिल ऑडियंस आती है मैंने कि क्या बताएं। सुनो फिर तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग को अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है धरती का नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो जाना। हमारे धरती पे अगर हीट कहीं से पहुंचती है तो उसका सबसे बड़ा कारण है सन। सूरज की रोशनी न सिर्फ हमें रोशनी बल्कि साथ ही गर्मी भी प्रदान करती है, लेकिन सूरज से मिलने वाली ये गर्माहट हमें कभी नसीब ही नहीं होती अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि GHGs मौजूद ही नहीं होती। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इस गर्माहट को कैद करने का काम करती हैं। अगर ये गैसेस हमारे धरती पे मौजूद ही नहीं होती तो धरती शायद एक बर्फ का गोला होती एंड लाइफ वुडंट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ। इसका मतलब तो ये इंपॉर्टेंट गैसेस हुई ना, तो प्रॉब्लम क्या है, बढ़ने दो, अच्छा है? नहीं, हमारे प्रकृति की सबसे खास बात यही है कि ये सब कुछ बड़े ही बैलेंस मात्रा में रखती है। बैलेंस मात्रा में जमीन, बैलेंस मात्रा में ऑक्सीजन, बैलेंस मात्रा में पानी, बैलेंस मात्रा में ग्रेविटी, उसी तरीके से बैलेंस मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ, तब प्रॉब्लम नहीं होती जब इनकी मात्रा किसी नेचुरल फिनोमेना जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बड़ी होती, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब इनकी मात्रा ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू बढ़ाई गई हो। और एटमॉस्फेयर में इनका बढ़ना यानी कि ज्यादा मात्रा में हीट का कैप्चर होना, ज्यादा हीट का कैप्चर होना यानी कि अधिक मात्रा में गर्मी का बढ़ना, अधिक मात्रा में गर्मी का बढ़ना यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना यानी कि घातक हीट वेव्स का बढ़ना। नासा की रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज ने सिर्फ 200 सालों के अंदर 50% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया, जिसे साल 1750 से कंपेयर करें तो ये उससे 150% ज्यादा है। स्टैटिस्टा की इस रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ कार्स और वैन से निकलने वाली कार्बन एमिशन लगभग 10% है पूरे वर्ल्ड का, और लगभग हर साल ये 1.4% के रेट से ग्रो कर रही है, जो कि है 3.53 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। अब देखो, हमने ये समझ लिया कि हीट वेव्स क्या होती हैं, हमने ये भी समझ लिया कि हीट वेव्स की वजह से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमने ये भी समझ लिया कि आखिर इस बढ़ती गर्मी का कारण क्या है। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन है मेक बैलेंस। मतलब ये कि भैया ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये स्काई स्क्रैपर्स, ये सब कुछ हमारे विकास का ही तो एक प्रमाण है। लेकिन क्या करें, हम इंसानों के साथ भी एक बड़ी दुविधा है। भाई अगर विकास का हाथ पकड़ते हैं तो प्रकृति बुरा मान जाती है, लेकिन वहीं पे अगर प्रकृति का हाथ थामे तो विकास से हाथ धोना पड़ जाता है। अहम सवाल ये कि आखिर हमें किसे चुनना चाहिए। तो जवाब है कि सवाल ही गलत है। बात यहाँ किसी को चुनने या न चुनने की नहीं है, बल्कि बात एक बैलेंस बनाने की है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इंपॉर्टेंस सिर्फ एक ही को दी जा रही है और दूसरे को सिर्फ नेग्लिजेंस। हमें दवाइयों की फैक्ट्री लगानी है, कहाँ लगाएं? जंगल है ना, मगर जंगल में तो पेड़ है, कितने हैं? 1000, काट दो जंगल। अब विकास के नाम पे जंगल काट तो दिया, मगर क्या उसके बदले में एक बगीचा भी बनाया? इसी बैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं। हर साल पूरे दुनिया भर में लगभग 15 बिलियन ट्रीज को काटा जाता है, लेकिन पूछो कि इसके बदले में लगाया कितना जाता है? सिर्फ 1.9 बिलियन। मगर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या सिर्फ ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो भारी मात्रा में पेड़ काट कर अपना जगह बढ़ाते हैं, या फिर ये फैक्ट्री ओनर्स जो एनवायरमेंट में भारी मात्रा में कार्बन एमिट करते हैं, या फिर सरकार? तो इसका जवाब है सब, तुम भी, मैं भी। क्योंकि सवाल पूछो अपने आप से कि क्या तुमने अपने घर बनाते वक्त पेड़ नहीं काटे थे? क्या तुम उन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हो जो भारी मात्रा में कार्बन एमिट करती हैं? उसका तो डेटा भी मैं दे चुका हूं। या फिर क्या तुम उस बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हो जो कोयले को जलाकर बनाई जाती है? तो तुम भी जिम्मेदार हो। मगर फिर सवाल घूम के वहीं आ गया कि भाई प्रकृति या विकास, क्या छोड़ दें इन सब चीजों का इस्तेमाल करना? नहीं। तो इसे सुधारोगे कैसे? रिड्यूस इट इफ यू कांट स्टॉप इट। इन गाड़ियों का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना, इन सब को हम एकदम से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल तो हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन है ही नहीं। वी आर डिपेंडेंट। लेकिन हमें जरूरत और बेफिजूल के बीच में अंतर समझना होगा। एग्जाम्पल से समझो, अब अमेरिका जाना है तो क्या बोलोगे? नहीं, मैं तो इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं तो कार्बन छोड़ने वाले जहाजों पे नहीं बैठूंगा, मुझे प्रकृति को बचाना है, मैं तो तैर तैर के जाऊंगा। वहां पे पागल कहलाओगे, क्योंकि वहां पे वो ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें बाजार से धनिया लाना है जो कि मात्र तुम्हारे घर से 100 मीटर की दूरी पर है, पर उसके लिए भी तुम अपना कार निकालते हो, तो वो बेफिजूल हुआ। घर में अंधेरा छाया हुआ है लेकिन मैं तो लाइट नहीं जलाऊंगा क्योंकि मैं तो इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। यहाँ बिजली एक जरूरत है, मगर मैं एक कमरे में अकेले बैठा हूँ जहाँ एक पंखे में काम बन जानी चाहिए लेकिन 4 चल रही है। बेफिजूल। हाँ, हम इसे बंद नहीं कर सकते, मगर इस जरूरत और बेफिजूल के बीच के अंतर को समझकर अपने जीवन में उतारें तो कम जरूर कर सकते हैं। और ये तुम्हें ही करना होगा, हम सबको करना होगा। हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि कोई भी नहीं आने वाला इसे सुधारने। और शायद तुम ठीक कह रहे थे, नेशनल इमरजेंसी थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि ये नेशनल नहीं बल्कि ग्लोबल इमरजेंसी है। और ये लड़ाई सिर्फ भारत के नागरिक की नहीं बल्कि धरती के नागरिक की है, जिसे हम सबको साथ में लड़ना होगा। हीट वेव से अगर छुटकारा पाना है तो ग्लोबल वार्मिंग को हराना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें एक सेना बनानी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों में शेयर कर सकते हो शेयर करो, फैलाओ, बताओ कि हम कितने बड़े ग्लोबल इमरजेंसी में हैं। क्योंकि कई लोग बहुत सही कहते हैं
कि एक अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। तो चलो दिखा दें कि ये धरती हमारी माता है और हम सब इंसान इसके बिगड़े नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सुधरे हुए बच्चे। मगर जरूरी कि हम सब साथ में लड़ें, क्योंकि अगर हम सब साथ में नहीं लड़ पाए तो तारीख 22 अप्रैल तो हर साल आएगी और हर साल जाएगी, मगर एक टाइम आएगा जब गर्मियां आएंगी और गर्मियां लाएंगी, मगर शायद कभी नहीं जाएंगी।